नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, ये वक्त तो है देश दिन भर का, लेकिन आज हम भूमि बिल पर सबसे बड़े दो योद्धाओं का आमना सामना कराएंगे। सरकार की तरफ से होंगे नितिन गडकरी और विपक्ष की ओर से मोर्चा संभालेंगे दिग्विजय सिंह। IBN 7 पर वक्त हो गया है सबसे बड़े युद्ध का। भूमि युद्ध पर खिंच गई हैं तलवारें। रणभूमि में उतर आए हैं दो सबसे बड़े योद्धा। सरकार की तरफ से गडकरी तो विपक्ष की तरफ से दिग्विजय। आमने सामने हैं दिग्विजय और गडकरी। वादों और इरादों के चले तीर। भूमि बिल पर किसानों का कौन है हितैषी और कौन है उसका विरोधी। दो नेता करेंगे आपस में वाद विवाद। इससे पहले जान लेते हैं भूमि बिल पर अहम बातें। छब्बीस मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी को जबरदस्त जनादेश मिला तो पार्टी के हौसले बुलंद थे, लेकिन लोकसभा में भारी बहुमत वाली सरकार राज्यसभा में अल्पमत में थी। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं होने का पहला बड़ा असर दिखा नए भूमि अधिग्रहण बिल पर। मोदी सरकार ने किसानों के हितों का हवाला देते हुए भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव किया और इस बाबत अध्यादेश जारी कर दिया। लोकसभा में सरकार के पास बहुमत था, लिहाजा विपक्ष के एतराज को दरकिनार करते हुए उसे पास कर दिया गया। मामला फंस गया राज्यसभा में, जहां जरूरी आंकड़ों के अभाव में बिल पास नहीं हो सका। इस बीच कांग्रेस को इसमें एक अवसर दिखा और वो हमलावर हो गई। कांग्रेस के युवराज छुट्टी पर थे, लिहाजा सोनिया गांधी ने पूरे विपक्ष को इस मुद्दे पर लामबंद किया। भूमि बिल के विरोध में सोनिया की अगुवाई में विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया और उनको विरोध पत्र सौंपा। We have come to the president to request him to intervene to protect the interests of our farmers and to impress upon the Modi government not to go ahead with the amendments in the Rajya Sabha. विपक्षी दलों को इस बिल पर राजी करने में सरकार को कामयाबी नहीं मिल रही थी। सरकार को दोबारा अध्यादेश लाना पड़ा। संवैधानिक अड़चनों की वजह से राज्यसभा का सत्रावसान करना पड़ा। सरकार विपक्ष के 9 संशोधनों पर भी राजी हो गई थी, लेकिन फिर भी विपक्ष पुराने कानून पर अड़ा हुआ था। दरअसल यूपीए सरकार के कानून में जमीन लेने के लिए 70% किसानों की सहमति जरूरी थी। 5 साल का इस्तेमाल न करने पर भूमि वापस, सिर्फ बंजर भूमि का ही अधिग्रहण। अधिग्रहण के खिलाफ किसान कोर्ट जा सकते थे। अधिग्रहण के आर्थिक सामाजिक असर का आकलन जरूरी। गैर कानूनी अधिग्रहण के लिए कर्मचारियों पर कार्रवाई का प्रावधान था, जबकि नए कानून में किसानों की सहमति को खत्म किया। भूमि वापसी का प्रावधान खत्म किया। अब उपजाऊ और सिंचित भूमि का भी अधिग्रहण। अधिग्रहण के खिलाफ किसान कोर्ट नहीं जा सकते। सामाजिक असर के आकलन को हटाया गया। मुकदमा चलाने से पहले सरकारी मंजूरी जरूरी। सरकार ने इस मसले पर अपने मंत्री नितिन गडकरी को जिम्मा सौंपा। सहमति बनाने के लिए गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष को बहस की चुनौती दी। इस बीच कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह इस विवाद में कूदे। उन्होंने नितिन गडकरी को बहस की चुनौती दे डाली। दिग्विजय की इस चुनौती को गडकरी ने स्वीकार कर लिया और कहा कि वो कहीं भी कभी भी बहस के लिए तैयार हैं। गलत बातें बताई जा रही, झूठी बातें बताई जा रही, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही। इसके कारण कुछ अच्छे लोगों को भी इसके कारण कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। देखिए, एक थ्योरी है, जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है, जो कारपोरेट की बात है। मैं दावे से आपके चैनल पर जो नेता है उसको बुलाओ, मेरे साथ खड़ा करो। ये हमने 5 अमेंडमेंट की और जो 9 छोटी अमेंडमेंट की, मुझे बताइए, मैं आह्वान करता हूं उनको कि इसमें से कौन सी अमेंडमेंट कारपोरेट और धनवान लोगों के फेवर में है, बताओ मुझे। और मैं स्वीकार कर चुका, हर चैनल पे स्वीकार कर चुका। मैं तैयार हूं नितिन गडकरी से। आज मैं नितिन गडकरी से टाइम ले लीजिए, मैं टाइम देता हूं। लाइव डिबेट होगा, मैं तैयार हूं। दो पार्टियों के दिग्गज आमने सामने आने को तैयार हैं, तो आइए देखते हैं टीवी के इतिहास की सबसे बड़ी बहसों में से एक, भूमि युद्ध।
मैं जयराम रमेश जी को, सोनिया जी को और कांग्रेस के नेताओं को एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपने कोल माइंस, इस देश की संपत्ति, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को बंटवा दी, आज हमको कह रहे कि हम कारपोरेट के बाजू में हैं। आपने इनको, तब आपने लैंड एक्वायर करके कोल माइंस के लिए जगह दे दी, तब मुझे बताइए कि आपने एसआई का क्या किया? तब आपने कंसेंट क्लॉज क्यों नहीं लगाया? क्या कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे सकती है? देखो, मैं बोलना नहीं चाहता, पर हरियाणा में और नोएडा में, दोनों जगह उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार ने और नोएडा में, हरियाणा में हुड्डा जी की सरकार थी, इन्होंने पूरी किसानों की जमीन एक्वायर करके बिल्डरों को दी। नोएडा में भी बिल्डरों को दी, यहां दी। हमारा इसमें ये नहीं है। तब इनका एसआई कहां गया था? तब कंसेंट क्लॉज कहां गया था? तब वाड्रा जी को जमीन दी हरियाणा में, तब उसके लिए कंसेंट क्लॉज क्यों नहीं आया? नितिन गडकरी जी, कृपया ये तो बताएं कि पूर्ति की उनका उद्योग जो था, उसके शेयर होल्डर्स कहां के थे, कहां से आए, कौन कौन से उनके किसान प्रतिनिधि थे? केवल दोषारोपण करना, और 1 इंच जमीन भी भूपेंद्र हुड्डा जी ने रॉबर्ट वाड्रा जी को नहीं बांटी। ये तथ्यों को गलत बयानी कर रहे हैं, और रॉबर्ट वाड्रा जी ने 1 इंच जमीन हरियाणा सरकार से नहीं ली। ये फैक्ट है। अगर रॉबर्ट वाड्रा जी ने कोई भी कानून का उल्लंघन किया है, कोई भी, तो कार्रवाई करिए। 1 इंच जमीन उनको राज्य सरकार ने आवंटित नहीं की है, नंबर 2। नंबर 3, खेमका जी का बयान, खेमका जी का जो भी है, अगर नियम और कानून के अंतर्गत है तो उसमें क्या आपत्ति है, और कानून के विरुद्ध है तो कार्रवाई क्यों नहीं करती भाजपा सरकार? केवल हवाबाजी। जब चुनाव आएगा रॉबर्ट वाड्रा आ जाएंगे, जब चुनाव चला जाएगा रॉबर्ट वाड्रा चले जाएंगे। केवल रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इसलिए बयान देती है कि उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राजीव गांधी की पुत्री से विवाह किया है। केवल उनका दोष इतना सा है। इस पूरे बिल में एक भी बात ऐसी नहीं है कि जो गांव, गरीब, मजदूर, किसान के खिलाफ है। उल्टा ये बिल किसानों के फायदे के लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूपीए ने जब बिल पास किया तब 13 एक्ट को 1 साल के लिए इन्होंने कंसेंट क्लॉज और एसआई, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट से इन्होंने एग्जम्पशन दिया था। और 31 दिसंबर के पहले अगर हम ऑर्डिनेंस नहीं निकालते तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहती थी। इसलिए हमने ऑर्डिनेंस निकाला कि दिल्ली से जयपुर एक रेलवे लाइन बन रही है, और समझो एक 50 किलोमीटर लाइन मिल गई, हमने रेलवे लाइन बनाई, और 5 साल के बाद बीच में फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस न मिलने के कारण वो जमीन हमने ले ली, पर 5 साल में कुछ काम नहीं हो पाया, तो 50 किलोमीटर पर रेलवे रुक जाएगी, क्योंकि वो जमीन वापस कर देंगे। तो रेलवे बन पाएगी क्या देश में? क्या इस देश के आम आदमी के विकास के लिए रेलवे लाइन आवश्यक नहीं है? अगर रेलवे लाइन के लिए, अगर वहां जिसके खेत से जाती है वो 80% लोगों ने कहा कि हम नहीं देंगे, तो क्या रेलवे लाइन नहीं बनेगी? क्या देश में, गांव में किसानों के लिए, गरीबों के लिए बिजली आवश्यक नहीं है? उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे जमीन, 80% लोगों ने विरोध किया, तो बिजली की लाइन नहीं डाली जा सकेगी। कैनाल डालना है, डैम बनाना है, 80% लोगों ने पानी नहीं दे पाएंगे। क्या मुझे बताओ, इससे देश का विकास होगा? 2013-2015 का ये हम लोगों ने ये बनाया है, देख लीजिए। 2013 का ये है, 2015 का ये है। क्या इन्होंने 80% किसानों के सहमति का प्रावधान समाप्त नहीं किया? नितिन गडकरी जी बता दें। क्या इन्होंने जी कर दिया तो मतलब किसानों का हक छीन लिया? यही हमारा कहना है। इन्होंने जो किसानों को की जमीन अक्वायर हो जाने के बाद, अधिग्रहण हो जाने के बाद 5 साल तक अगर उसका उपयोग नहीं हुआ, ये वापस लौटाने का प्रावधान इन्होंने समाप्त नहीं किया? किया है। क्या इन्होंने जो जमीन अदालत में है और अदालत में रहते हुए किसान ने मुआवजा नहीं लिया है, उसको वापस लौटाने का प्रावधान था, क्या इन्होंने वापस नहीं लिया है? किसानों का हक मार के इन्होंने अन्याय किया है। नितिन गडकरी जी, आइए आप मैदान में, मैं आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हूं। मुझे बताइए, रशिया में जमीन के लिए परमिशन ली जाती क्या? चाइना में ली जाती क्या? कौन से देश में ऐसा है कि लैंड एक्विजिशन में परमिशन ली जाती है? और मुझे बताओ, कांग्रेस पार्टी के ही मुख्यमंत्रियों ने, कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों ने, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं जब ग्रामीण विकास मंत्री था, विज्ञान भवन में मैंने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, सभी ये जितने सरकारें अलग अलग पार्टियों की, इनके लोगों ने इसका विरोध किया।
देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, कंसेंट क्लॉज पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर हम कोई जगह ले नहीं पाएंगे तो कोई देश में डेवलपमेंट ही नहीं कर पाएंगे, इस देश को रोजगार निर्माण नहीं कर पाएंगे। नितिन गडकरी जी को मैं इतना बताना चाहता हूं कि कुछ तथ्य उनको जानकारी मैं देना चाहता हूं। इस देश में जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें से केवल 10% प्रोजेक्ट ही भूमि की वजह से लंबित हैं, केवल 10%। एक नंबर 2, देश में सबसे बड़ा भूमि अधिग्रहण करने का जो निर्णय हुआ था मेरे कार्यकाल में, इंदिरा सागर बांध नर्मदा पे बना, जिसमें 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन गई, करीब उसमें 20,000 परिवार उसमें स्थापित हुए, 30,000 की जनसंख्या का शहर गया, सैकड़ों गांव गए, बिना किसी आंदोलन के, प्रदर्शन के हमने उसमें समझौता किया। किस कारण से, कैसे किया? आमने सामने किसानों को बिठाया और जो उन्होंने मांग की उसको स्वीकार किया। वही प्रोजेक्ट आज ₹1.19 प्रति यूनिट में बिजली बना रहा है, 1.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर रहा है। अरे किसानों के साथ बातचीत करिए नितिन गडकरी जी, किसानों को साथ लीजिए, किसानों की सहमति लीजिए। बिना किसान की सहमति से आप अगर अधिग्रहण करना चाहेंगे बड़े बड़े उद्योगपतियों को मदद करने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। देश का किसान इस बिल के विरोध में नहीं है। जो राजनीति करना चाहते हैं इस बिल के ऊपर, वो नेता इसके विरोध में है, और उन्हीं के पार्टी में 80% लोग इस बिल के साथ नहीं है, जो हमारी बातों का समर्थन कर रहे हैं अकेले में। जब पब्लिक में ये रैली करने वाले जो लोग हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा जी, ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी ये लैंड एक्विजिशन के विरोध में रैली कर रहे हैं, और जिन्होंने हरियाणा की किसानों की जमीन एक्वायर कर करके पूरे बिल्डरों को बेची। सरकार अपना नियम बनाती है, कानून बनाती है और नियम कानून के अंतर्गत कार्रवाई करती है। अगर भूपेंद्र हुड्डा जी ने कोई से नियम या कानून का उल्लंघन करके किसी को ओब्लाइज किया है तो उसके लिए अदालत है। क्या अदालत ने कोई फैसला भूपेंद्र हुड्डा जी के फैसले के खिलाफ दिया है, मैं पूछना चाहता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, क्या उन फैसलों को, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन फैसलों को पलटेगी? हमने यूपीए के बिल में कोई परिवर्तन नहीं किया। 5 अमेंडमेंट जो की, पांचों भी पब्लिक इंटरेस्ट की और गांव गरीब मजदूर किसान के हितों की है, जो मैंने बताई। डिफेंस की बताई, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बताई जिसमें इरिगेशन आता है, लो कॉस्ट हाउसिंग की बताई, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बताई। मुझे बताओ, जिस गांव की बस्ती 1000 है, 2000 है, क्या उस गांव में इंडस्ट्री खुलकर उस गांव के किसान के बच्चों को, लड़कों को, और खेती और मजदूर के लड़कों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए क्या? उस गांव के लड़कों ने दिल्ली में आकर झुकी झोपड़ी में रहकर यहां हमाली करनी चाहिए क्या? क्या उसके गांव में रोजगार मिलता है तो कोई नुकसान हो रहा? तो झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी और संघ से सीखिए। जोर से बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, ये भारतीय जनता पार्टी में सिखाया जाता है, संघ में सिखाया जाता है। गलत बातें बताई जा रही, झूठी बातें बताई जा रही, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही, इसके कारण कुछ अच्छे लोगों को भी इसके कारण कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। देखिए, एक थ्योरी है, जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है, जो कारपोरेट की बात है। मैं दावे से आपके चैनल पर जो नेता है उसको बुलाओ, मेरे साथ खड़ा करो। ये हमने 5 अमेंडमेंट की और जो 9 छोटी अमेंडमेंट की, मुझे बताइए, मैं आह्वान करता हूं उनको कि इसमें से कौन सी अमेंडमेंट कारपोरेट और धनवान लोगों के फेवर में है, बताओ मुझे। और मैं स्वीकार कर चुका, हर चैनल पे स्वीकार कर चुका, मैं तैयार हूं नितिन गडकरी से। आज मैं नितिन गडकरी से टाइम ले लीजिए, मैं टाइम देता हूं। लाइव डिबेट होगा, मैं तैयार हूं। किसान गजेंद्र की मौत पर बुरी तरह से घिरी आम आदमी पार्टी अब नाराज परिवार को मनाने में पूरी तरह जुटी हुई है। मौत के 2 दिन बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह दौसा के नांगल झामरवाड़ा गांव में उनके घर पहुंचे। संजय सिंह ने गजेंद्र के घर जाकर उनकी बेटी से और दोनों बेटों से बात की। इस दौरान परिवार के दूसरे लोग भी वहां मौजूद थे। संजय सिंह ने गजेंद्र के परिवार को सांत्वना देने की कोशिश की। संजय सिंह ने गजेंद्र की पत्नी और मां से भी मुलाकात की, जिनकी हालत पिछले 2 दिनों में सबसे ज्यादा खराब रही है। संजय को देखकर गजेंद्र की पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी। संजय सिंह ने गजेंद्र के परिवार के लोगों से बात करने के बाद उन्हें 10 लाख रुपए का चेक सौंपा।
परिवार से मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने गजेंद्र सिंह को किसान शहीद का दर्जा दिए जाने की बात भी कही। परिजनों ने एक बात कही कि वो किसानों के मुद्दे पर शहीद हुए हैं, तो उनको दिल्ली सरकार की ओर से किसान शहीद का दर्जा दिया जाए। दूसरी बात कि परिवार के किसी एक सदस्य को जब उनकी आयु 18 साल हो जाए तो दिल्ली सरकार में नौकरी दी जाए। तो इन दोनों बातों पर मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी से जाकर बात करूंगा और निश्चित रूप से दिल्ली सरकार इसके बारे में एक सकारात्मक फैसला लेगी। और आइए अब आपको चलते चलते दिखाते हैं कार्टूनिस्ट नीलाभ की नजर से मरहम की ये सियासत कैसे नजर आ रही है। ये कार्टून आपके सामने है। जिस तरह से आशुतोष फूट फूट कर टीवी के सामने रो पड़े जब वो गजेंद्र की बेटी से बात कर रहे थे, उसके ऊपर ये कार्टूनिस्ट नीलाभ का कार्टून है। और साथ ही साथ जिस तरह से किसान लगातार खुदकुशी कर रहे हैं लेकिन बाकी राजनीतिक दल भी कोई काम नहीं कर रहे, उस पर भी ये कटाक्ष है। इस बुलेटिन में इतना ही।